Hello, my dear students. Welcome to all of you in Ideal Career Point online classes. At first time, good morning everyone who is present here in online classes. Today's our subject is English grammar. Let us start now. आज का सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर है, जिसकी टॉपिक है हमारा केस यानी कारक। कारक जो है लंबा चैप्टर है, जिसको एक वीडियो में हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। हम इसे 2 पार्ट में किए हैं। पहला पार्ट ये हमारा है केस, और इसके आगे केस की जो बाकी पार्ट्स होंगे सेकंड वीडियो में आप देख लेंगे, इसके सेकंड पार्ट्स में देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, फ्लो करते जाएंगे, समझते जाएंगे। सबसे पहले केस यानी कारक होता क्या है, इसकी डिफिनेशन हम बता रहे हैं। आप इसे सुनेंगे और समझेंगे। The forms of a noun and pronoun which show its relation to the other words of the sentence। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के वे रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध दिखाते हैं किस कहलाते हैं। कारक क्या होता है, आप देखिए समझिए। संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग जो वाक्य में होता है उसके साथ ये क्या करते हैं, अपना रिलेशन दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं, तो वही वर्ड क्या होंगे, कारक कहलाते हैं। आगे देखिए, हम समझेंगे क्या होता है। देयर आर 4 केस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 4 टाइप्स के जो होते हैं केस होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पोसेसिव केस, और चौथा होता है वोकेटिव केस। यानी 4 प्रकार के केस होते हैं। कहीं कहीं आपको 3 टाइप्स के ही मिलेंगे केस पढ़ने को, लेकिन हम इस वीडियो में चारों टाइप्स की बता दी हैं ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होंगे। ऐसे 3 मुख्य प्रकार के होते हैं केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। लेकिन हम इस वीडियो में चारों टाइप्स इसलिए बता दी हैं ताकि आपको किसी प्रकार के कंफ्यूज ना हो। पहला देखते हैं, जैसे कि है नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है, व्हेन ए noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case। देखिए अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस वो होता है संज्ञा या सर्वनाम के वे रूप जो किसी वाक्य में कर्ता का काम करता है, जो किसी वाक्य में कर्ता का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, वाक्य में जिसके लिए सहायक क्रिया आती है उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। यानी एक्जुलरी वर्ब जो होते हैं ना, एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग जो होता है सब्जेक्ट के जिस उद्देश्य के लिए होता है वही नॉमिनेटिव केस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं कि उदाहरण से क्लियर कर लेंगे कि वाक्य में जो प्रयोग किया गया है इसमें इस वाक्य में नॉमिनेटिव केस कौन है। यानी आप डिफिनेशन से क्लियर तो कर लिए हैं कि जो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है वही नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे इंग्लिश के सेंटेंस में जो हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं, वर्ब करते हैं, तब ऑब्जेक्ट। यानी इंग्लिश के किसी भी वाक्य को सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इसका वर्ब लिखते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इससे तो आप क्लियर कर चुके हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा वही नॉमिनेटिव केस होता है। सब्जेक्ट के स्थान पे आप जान लीजिए या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, जो आएगा वही नॉमिनेटिव केस होगा। उम्मीद करते हैं ये आप समझ लिए होंगे। आगे तरफ हम चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्या होता है, सेकंड जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है यानी कर्म कारक होता है। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। अर्थात देखिए क्या होता है, कह रहे संज्ञा या सर्वनाम के वे रूप जो वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यानी वाक्य में जो सेंटेंस हम यूज करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो आएगा वही क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। आगे हम इसे कर लेंगे क्लियर, जैसे कि सेंटेंस में यूज किए गए हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे आई टीच राम, मैं राम को पढ़ाता हूँ। तो ये सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे किसका प्रयोग किया गया है, तो राम का प्रयोग किया गया है। तो उसी
राम को यदि हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देते हैं तो सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन यही राम को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो क्या हुए, ये ऑब्जेक्ट हुए। तो इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे, आई टीच राम, तो इसमें ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा, राम होगा। लेकिन इसके पहले वाले सेंटेंस थे कि राम टीच मी, तो उसमें क्या होता है, राम क्या था, नॉमिनेटिव केस था। क्योंकि यही राम को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखे थे तो नॉमिनेटिव केस था, लेकिन यही राम सेम नाम है, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख दिए तो क्या हुए, ऑब्जेक्टिव केस बन गए। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे और समझेंगे। जैसे देखिए, सी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है। सी लव्स मी, इसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, मी का प्रयोग किया गया है, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस हमारे इस सेंटेंस में मी होगा। उसी प्रकार से इट वॉज फॉर देम, यह उनके लिए, उन लोगों के लिए था। अब देखिए यहाँ भी हम एक ट्रिक बताए थे आपको कि जो ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रयोग हम करते हैं या तो वर्ब के बाद करते हैं या प्रीपोजिशन के बाद करते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो पता लग जाएगा कि इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम है, इसलिए कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा गया है। लेकिन इसके पहले आप ध्यान से देखेंगे कि ये फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। यानी इससे पता लगता है कि ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे आता है सेंटेंस में, या तो प्रीपोजिशन के बाद आता है या किसी वर्ब के बाद आता है। इस सेंटेंस में टीच के बाद आया है, टीच क्या है, वर्ब है, इसके बाद आया है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसमें लव्स है तो लव क्या है, लव जो है हमारा वर्ब है और वर्ब के बाद मी है तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो देखिए आपको, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ गए होंगे। आगे फिर बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे, फ्लो करते जाएंगे, समझते जाएंगे। ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आएंगे और सारी कन्फ्यूजन केस से रिलेटेड दूर हो जाएंगे। आप लोग बस फ्लो करते जाइए। जैसे आगे देखते हैं पोसेसिव केस, यानी पोसेसिव केस क्या होता है, संबंध कारक क्या होता है। व्हेन द फ्रॉम ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो रिलेशन और पोसेशन, इट इज सेड टू बीन इन द पोसेसिव केस। यानी पोसेसिव केस क्या होता है, कह रहे व्हेन द फ्रॉम ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोसेशन और रिलेशन, इट इज सेड टू बी इन द पोसेसिव केस। अर्थात पोसेसिव केस क्या होता है, कह रहे जब किसी नाउन या प्रोनाउन का रूप इस प्रकार हो कि उससे अधिकार या संबंध का भाव प्रकट हो तो युक्त नाउन या प्रोनाउन पोसेसिव केस में होना समझा जाता है। यानी इस जब ये सेंटेंस में आएंगे या तो ये अधिकार दिखाएंगे या संबंध दिखाएंगे, इसी का भाव ये प्रकट करते हैं, चाहे वो नाउन के साथ इसका इस्तेमाल किया गया हो या प्रोनाउन के साथ इसका संबंध किया गया हो, इसका यूज किया गया हो, तो क्या होते हैं, ये पोसेसिव केस होते हैं। आगे चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कि पोसेसिव केस को हम एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा, दिस इज राम्स काऊ, यह राम की गाय है। तो यहाँ पे यह राम की गाय है तो राम्स क्या है, पोसेसिव केस है, इसलिए है पोसेसिव केस क्योंकि ये गाय का संबंध राम से है। राम क्या है, नाउन है, तो ये नाउन है और काऊ भी नाउन है, तो ये दोनों का संबंध क्या है, गाय का संबंध राम से है कि यह राम की गाय है या यह गाय राम की है। दोनों तरह से इसका इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, ये पोसेसिव केस ही होंगे। उसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस को देखेंगे, ही इज सोहन्स ब्रदर, वह सोहन का भाई है, तो यहाँ सोहन्स क्या होंगे, पोसेसिव केस होंगे, क्योंकि ये भाई का संबंध किससे है, उससे है, यानी कोई लड़का है जो कि कह रहा है कि वह राम का भाई है या मोहन का भाई है या सीता की बहन है। इस तरह के जो भी वर्ड यूज होंगे वो हमेशा पोसेसिव केस ही होंगे। जैसे सी इज माई सिस्टर, इसमें माई क्या होगा, पोसेसिव केस होगा, इसलिए कि ये सिस्टर का संबंध किससे है, माई से है ना। और ही सी से भी, सी क्या है, प्रोनाउन है और सिस्टर क्या है, नाउन है। तो ये नाउन और प्रोनाउन से क्या करता है, संबंध जोड़ता है या दिखाता है अपना अधिकार, पोसेशन दिखाता है। दिस इज हिज कैट, यह उसकी बिल्ली है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा, पोसेसिव केस होंगे। आगे चलिए हम देखते हैं, लास्ट जो है हमारा वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, समझते जाएंगे, आप लोग फ्लो करते जाएंगे। When a noun denotes a person addressed to it is in the vocative case, यानी वोकेटिव केस क्या होता है,
वैसे शब्द जिनसे संबोधन का कार्य किया जाए वोकेटिव केस कहलाता है। वोकेटिव केस क्या होता है? वही वोकेटिव केस होता है जिससे हम संबोधन का काम करते हैं, अर्थात किसी को पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए जो काम करते हैं वही वोकेटिव केस होता है। अब आप समझ जाएंगे एग्जाम्पल के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, राम कम हेयर, यानी राम यहाँ आओ, है ना। ये सेंटेंस में राम को क्या किया गया है? वोकेटिव केस है, इसलिए कि इसको संबोधित किया गया है, राम को संबोधित किया गया है, इसीलिए इस सेंटेंस में राम क्या होगा? वोकेटिव केस होंगे। ठीक उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी, यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या किया गया है? संबोधित किया गया है, इसीलिए क्या है? वोकेटिव केस है। आगे देखिए, अब इस चार्ट को हम देखेंगे और इस चार्ट के इस सारणी के माध्यम से आगे की जो होते हैं प्रोसेस, इसको हम समझ जाएंगे कि आखिर में नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में अंतर क्या है और ये क्या होता है, किन किन शब्दों का प्रयोग किस केस में किया जाता है। जैसे कि देखिए, पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में कौन कौन आते हैं? तो नॉमिनेटिव केस में आते हैं आई, वे, यू, ही, सी, इट, दे, यानी इसमें नेम भी होते हैं, नाउन भी होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो इसमें जो किया गया है केवल नाम का हम यूज नहीं किए हैं, ए नेम, डबल नेम भी होते हैं नॉमिनेटिव केस। लेकिन इसमें क्या है? इसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है? ये सब जो है हमारे नॉमिनेटिव केस हैं। ठीक उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पोसेसिव केस। पोसेसिव केस क्या होता है, इसे देखिए और समझिए। पोसेसिव केस जो होते हैं ना, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो हैं हमारे पोसेसिव केस हैं। ये पोसेसिव केस जो होते हैं दो भागों में आगे चल के बढ़ जाते हैं, एक पोसेसिव एडजेक्टिव में, एक पोसेसिव प्रोनाउन में, दोनों में। जैसे कि ये माई जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है और माइन क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर कहीं भी वाक्य में माइन का प्रयोग किया गया हो तो भी वो पोसेसिव केस ही है, माई का प्रयोग किया गया है वो भी पोसेसिव केस ही है। ठीक उसी प्रकार से आवर का प्रयोग किया जाए तो वो भी पोसेसिव केस है, आवर्स का प्रयोग किया जाए वो भी क्या है? पोसेसिव केस ही है। ठीक उसी प्रकार से योर का प्रयोग हो या योर्स का प्रयोग हो, दोनों क्या होंगे? पोसेसिव केस ही होंगे। लेकिन जहाँ पे एडजेक्टिव और प्रोनाउन की बात हो तो योर क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हिज भी है, हर्स भी है, ये सभी क्या है? पोसेसिव केस हैं। उसी प्रकार से देखिए आगे भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये लास्ट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझ लेंगे। जैसे कि देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है आपका मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब क्या है? ये सब जो है हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन आते हैं? जैसे कि मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। अब देखिए सबसे बड़ी ध्यान देने की इसमें ये बात है कि यू है। देखिए यहाँ नॉमिनेटिव केस में भी यू है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू है। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि यू जो होता है, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में सेम होता है, इसके रूप में कोई अंतर नहीं आता। यू जो होता है ये सब्जेक्ट के रूप में भी यही होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यही होता है। लेकिन हम कब इसको सब्जेक्ट मानेंगे, कब ऑब्जेक्ट मानेंगे, हम बता रहे हैं। यदि इसी यू को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिख जाते हैं तो ये सब्जेक्ट बन जाता है। अगर इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। यदि यू को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो नॉमिनेटिव केस बनेगा, और यही यू को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। उसी प्रकार से देखेंगे आगे भी आपको वीडियो मिलेंगे, उसमें आप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। ये हमारे फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट कारक के दूसरी वीडियो में मिलेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी है देयर है, देयर से देम है, तो देम क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। देयर और देयर्स क्या है? पोसेसिव केस है। और दे क्या है? नॉमिनेटिव केस है। इस वीडियो की हमारे जो नोटिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। आज के हमारे जो होते हैं लेसन समाप्त होते हैं। होमवर्क के लिए हम कुछ दिए हैं, आप इसे पूरा कर लेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इंडिकेट द केस ऑफ द वर्ड्स विच आर यूज इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर नेम्स,
यानी नीचे दिए गए वाक्यों में जो केस है उसको क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और उसका नाम लिखिए। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं, रामू बिट्स रमेश, रामू बिट्स रमेश। यहाँ पे रामू क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा और ये रमेश क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। चूंकि ये क्या है, रामू को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखे हैं तो इसीलिए नॉमिनेटिव केस होगा और इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखे हैं रमेश को, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक उसी प्रकार से हम आगे एक्सरसाइज को देखेंगे, आगे सेंटेंस को देखेंगे। जैसे मोहन्स फ्रेंड इज गोइंग टू हिम, तो यहाँ पे मोहन्स जो है, मोहन्स क्या है, पोसेसिव केस होंगे क्योंकि ये संबंध दिखा रहा है, और हिम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। उसी प्रकार ए टाइगर अटैक्ड रवि, तो यहाँ पे क्या है, टाइगर क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा चूंकि इसे सब्जेक्ट के स्थान पे लिखे हैं, और रवि क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा चूंकि रवि को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखे हैं। यू नो मी, अब देखिए यहाँ पे बताए थे कि यू जो है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे यू का प्रयोग क्या किए हैं, आपको सब्जेक्ट के स्थान पे किए हैं, तो इसीलिए यू क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, और मी इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसी प्रकार से आगे आप लोग इसको बना लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अब होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हमारा स्टडी यहीं पे ख़त्म होता है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हाँ देखिए बच्चे, इसका PDF जो होंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का क्लास हमारा ख़त्म होता है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।